देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग जो जितने भी विचारक हुए हैं तो ज्योग्राफिकल थॉट में, ठीक है, जो ज्योग्राफिकल थॉट में जितने भी विचारक हुए हैं अलग अलग उनको पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्रत्यक्षवाद, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। तो हम लाइन बाय लाइन चलने की जरूरत नहीं है, जो मैंने डिलाइन किया है हम उसको पढ़ेंगे और ये आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए चलते हैं स्टार्टिंग से, पेन की जो निब है आप उसको फॉलो कीजिएगा। प्रत्यक्षवाद एक प्रकार का दार्शनिक आंदोलन है। सबसे पहली लाइन तो यही इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, फिलोसफिकल मूवमेंट है, दार्शनिक आंदोलन है, ठीक है। यह धर्म और परंपराओं के विरुद्ध खड़ा हुई सोच है। धर्म और परंपराओं का मीन्स जो धर्म पहले बने हुए थे और जो परंपराएं चली आ रही हैं उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ सोच है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक विधि ज्ञान का स्रोत है। कहने का मतलब क्या है, इसकी जो साइंटिफिक बेस है वो क्या है कि साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि इसका अगर जो मतलब सोर्स है, ठीक है, प्रत्यक्षवाद का जो भी सोर्स है किसका, आपकी नॉलेज का, वो किस बेस पर होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सबसे पहला ये आ गया इसमें। दूसरा देखिए, यह तथ्य में जो फैक्ट होते हैं, जो डाटा होता है, जैसे आंकड़े लिखा हुआ ना हमने, तो इंग्लिश में हम लोग इनको कहते हैं फैक्ट्स, जो डाटा होता है, और मूल्यों, सांस्कृतिक में भेद करने वाली सोच है। यानी क्या कि किस तरीके की सोच है प्रत्यक्षवाद, कि जो फैक्ट होते हैं, जो डाटा होता है, प्लस जो हमारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनमें भेद करने वाली सोच है ये, ठीक है। अगस्त काम्टे, ठीक है, अगस्त काम्टे कौन हुए हैं, जिन्होंने प्रत्यक्षवाद को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा था। इट मीन्स अगर कोई आपसे पूछे कि अगस्त काम्टे कौन थे, तो ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्यक्षवाद सोच को जन्म दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या समझिए कि प्रत्यक्षवाद सबसे पहले एक दार्शनिक आंदोलन है। दूसरा, ये धर्म और परंपराओं के खिलाफ खड़ा हुआ है। और इसकी क्या वैज्ञानिक ज्ञान का स्रोत क्या है इसका, कि वैज्ञानिक विधि, यानी साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या पढ़ा कि यह तथ्यों, यानी जो फैक्ट्स हैं और जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनके बीच डिफ्रेंशिएट करता है, कि फैक्ट क्या कहते हैं, वैल्यूज क्या कहती हैं, ठीक है, उनके बीच डिफ्रेंशिएट करता है ये। और इसको विचारक को लाया कौन था, अगस्ट काम्टे, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्यक्षवाद को अनुभववाद, एम्फेरिक्सिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद का दूसरा नाम क्या है, अनुभववाद, ठीक है। ज्ञान का आधार तथ्य है। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि ज्ञान जो है, आपके पास जो नॉलेज है, वो किस फैक्ट पर बेस्ड है, कि फैक्ट है आपके पास ऐसे जो आप ज्ञान देते हैं। कहने का मतलब है आपके पास जो भी ज्ञान है उनके पीछे फैक्ट का होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी बात कह दी और बिना किसी फैक्ट के, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद की क्या नजरिया है कि कोई भी ज्ञान जो है उसका आधार क्या होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, ठीक है। तथ्यों को प्रेक्षण, प्रेक्षण मीन्स ऑब्जर्वेशन द्वारा अनुभव कर उनमें संबंधों का आधारित ज्ञान प्रत्यक्षवाद का मुख्य उद्देश्य है। कहने का मतलब क्या है, जो फैक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, और उनसे ऑब्जर्वेशन से जो अनुभव किया गया है उससे जो हमें ज्ञान मिला है वो प्रत्यक्षवाद बताता है। कहने का मतलब है कि जो फैक्ट्स आपने लिए हैं उनसे जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज कीजिए आपने फैक्ट्स में लिया है कि ये वाला जो इलाका है पूरा पूरा ये क्रिश्चियन पॉपुलेशन का है, ठीक है। तो आपने फैक्ट के रूप में क्या किया, पहले जनगणना की, जनगणना से आपने क्या किया, तथ्य आपके सामने आए, फैक्ट्स आए। उन फैक्ट्स को, जो आपने जनगणना से तथ्य इकट्ठे किए, उन फैक्ट्स को आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से आपने क्या अनुभव किया कि हाँ, इस इलाके में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपने, आपका जो ज्ञान डेवलप हुआ है, ठीक है, ये किसके बेस पे हुआ है, फैक्ट और ऑब्जर्वेशन के बेस पे, है ना। तो ये प्रत्यक्षवाद वाली बात है, ठीक है। प्रत्यक्षवाद एक लाइन बोलता है, फैक्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, यानी जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो अपने आप बोलते हैं, जरूरत नहीं है हमें उनमें कुछ छेड़खानी करने की। कैसे, आपने किसी रीजन में क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए आपने स्टडी की, तो आपको पता चला कि हाँ, जो ब्लॉक ए है, कोई भी जगह है ब्लॉक ए, उसमें 90% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन की है। तो ये आप नहीं बोल रहे, ये कौन बोल रहा है, ये फैक्ट्स बोल रहे हैं जो आपने डेटा इकट्ठा किया है, ठीक है। फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आगे चलिए, विज्ञान का नाता भी वस्तुपरक तथ्यों से है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का इसमें कोई स्थान नहीं है। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि विज्ञान जो साइंस है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। फर्क क्या होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, देखिए, सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है, ये ऑब्जेक्टिविटी है। कुछ स्टूडेंट एग्जाम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि बस वो ऐसे ही पास कर दिए जाएंगे, ये सब्जेक्टिविटी है। तो साइंस इस चीज को नहीं मानता। साइंस क्या बोलता है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसे नियम। फॉर एग्जाम्पल कैसे, कोई कहने लगे कि मैं मरूंगा ही नहीं, है ना, सपोज कीजिए, तो वो सब्जेक्टिविटी वाली बात होगी, हाँ स्पेशल कुछ ना कुछ क्वालिटी है जो नहीं मरेगा ये। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि जिस वस्तु का जन्म हुआ है उसे मरना ही है,
ठीक है। तो साइंस और पॉजिटिविज्म एक जैसे हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक है। पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि रिसर्च या जो नॉलेज है वो वस्तु परक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होने पर क्या होता है, नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। सब्जेक्टिविटी में नियम सबके लिए एक जैसे नहीं होते, ठीक है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वस्तुपरक सत्य से पूर्ण बना और तटस्थ होता है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, वो वस्तुपरक होता है। वस्तुपरक मीन्स ऑब्जेक्टिव होता है, सत्य से पूर्ण होता है, उसमें ट्रूथ होता है, और वो तटस्थ होता है, ठीक है। तटस्थ मीन्स उसको इस बात से कोई लेना नहीं है कि वो किसका रिश्तेदार है तो उसको क्या बात बोलनी चाहिए थी, उसकी फैमिली में है तो उसे क्या बात बोलनी चाहिए थी। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, कहते हैं ना कि मैं आपको बात बोलता हूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो बात क्या है, एक तो ठीक है ऑब्जेक्टिव होगी, सभी पूरे दुनिया में वर्ल्ड में एक जैसी होगी, सत्य से पूर्ण होगी वो बात, और तटस्थ होगी। तटस्थ मीन्स उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये बात कोई साइंटिस्ट इसने बोली है या किसी ने जान पहचान वाले ने बोली है, ये बात है तो है, ठीक है। तो ये वाली बात कौन कहते हैं, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण के जो है वो लोग कहते हैं क्या, कि सब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सत्य से पूर्ण होना चाहिए और तटस्थ होना चाहिए, है ना। आपके माइंड में एक अंदाजा ऑटोमेटिक लग गया होगा कि पॉजिटिविज्म के जो सपोर्टर हैं अगस्ट कामटे, वो क्या कह रहे हैं कि इसमें किसी पर्सन की बात नहीं हो रही, ना किसी पर्सन के थॉट की बात हो रही है, इसमें बात हो रही है यूनिवर्सली क्या बात सेट बैठती है, बोलते हैं ना ग्राउंड रियलिटी पर यूनिवर्सली क्या बात सेट है, और उस बात में कितनी ऑब्जेक्टिविटी है, कितनी सत्य से पूर्ण है और कितनी तटस्थ है वो बात, ठीक है। तटस्थ में जिससे फर्क नहीं पड़ता कि ये है तो मैं ये वाली बात बोल दूं, ये है तो फिर मैं ये वाली बात बोल दूं। आगे आइए, अतः प्रत्यक्षवाद दर्शन एक प्रकार से आदर्शवादी का विरोधी है। और देखिए ऑब्वियस सी बात है, प्रत्यक्षवाद आदर्शवाद का विरोधी क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि आदर्शवाद किन की बात करता है, मानसिक और बुद्धि परक की बात करता है। देखिए मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा। अतः प्रत्यक्षवाद दर्शन एक प्रकार से आदर्शवाद का विरोधी है, क्योंकि आदर्शवाद केवल मानसिक अथवा बुद्धि परक है, वह नियामकों और नीति परक भी नहीं है। मानव मूल्यों में विश्वास, आस्था, अभिवृत्ति, पूर्वाग्रह, पक्षपात, रीति रिवाज, परंपरा, रुचि, लालित्य व सौंदर्य परक मूल्यों से जुड़े प्रश्नों व समस्याओं में प्रत्यक्षवादी शोध नहीं करता, क्योंकि इसका निर्णय व्यक्तिवादिता से ग्रसित होता है। कहने का मतलब क्या है यहाँ तक, कि प्रत्यक्षवाद जो है वो आदर्शवाद के क्यों अगेंस्ट होता है। जो प्रत्यक्षवादी सोच है वो आदर्शवाद के अगेंस्ट क्यों होती है, क्योंकि क्योंकि जो आदर्शवादी होते हैं वो मानसिक और बुद्धि परक नहीं होते, ठीक है, सॉरी मानसिक और बुद्धि परक होते हैं। वह नियामक और नीति परक भी नहीं होते। नियामक मीन्स कोई उनका नियम नहीं होता, कोई उनकी नीति नहीं होती। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपके अंदर जो वैल्यूज हैं आप अपने ऊपर लीजिए, आपके अंदर जो वैल्यूज हैं, जो ट्रस्ट है, जो आस्था है भगवान में, जो भी है, जो भी अवृद्धि है, जो भी आपकी प्री जजमेंट रही हैं, आप पक्षपात किसी के हैं नहीं है, आपके रीति रिवाज जो हैं, जो आप परंपराएं फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी है हॉबीज हैं, जो आपका सौंदर्य है, सौंदर्य मीन्स लुक्स वगैरह जो भी हैं, वैल्यूज वगैरह, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, सब्जेक्टिव होती हैं। सब्जेक्टिव मीन्स पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। लेकिन प्रत्यक्षवादी क्या है, वो इस चीज को नहीं मानते, क्योंकि ये व्यक्तिवादिता मीन्स सब्जेक्टिविटी से रिलेटेड होती हैं सारी चीजें जो मैंने गिनवाई है आपको, कौन सी, मूल्य, विश्वास, आस्था, अभिवृद्धि, ये सब, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो प्रत्यक्षवादी हैं वो जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपके ट्रस्ट है, जो आस्था है भगवान में आपकी, जो अभिवृत्ति, ठीक है, जो पूर्वाग्रह है, प्री जजमेंट है, आप पक्षपाती हैं, आपके रीति रिवाज क्या है, वो सब प्रत्यक्षवाद नहीं मानता। क्यों, क्योंकि सब्जेक्टिविटी होती है। किसी के कोई और विश्वास है, किसी के अंदर कोई और वैल्यूज है, कि कोई और रीति रिवाज है, किसी के अंदर कोई और पक्षपात है, किसी की रुचि कुछ और है, किसी की परंपराएं कुछ और है, किसी का सौंदर्य परक जो वैल्यूज होती हैं वो अलग है ना, किसी की अभिवृद्धि अलग है, कोई किसी में आस्था रखता है। तो ये जो चीज है ना, ये सब्जेक्टिविटी होती है, किसी पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, जिस वजह से प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि इसमें साइंटिफिक काम हो ही नहीं सकता। आप कैसे साइंटिफिकली प्रूव कर लेंगे कि हाँ मेरा ये विश्वास है, कैसे प्रूव कर लेंगे मैं पक्षपाती हूँ, आपके रीति रिवाजों को आप साइंटिफिकली प्रूव कर लेंगे, आपकी जो परंपराएं हैं, ठीक है, जो आपकी हॉबीज हैं उनको आप साइंटिफिकली प्रूव कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। पता चला आज आपकी हॉबी किसी में, कल वो किसी और में हो गई, किसी स्पोर्ट्स में किसी में हो गई, ठीक है। आपके जो रीति रिवाज हैं, है ना, जरूरी थोड़ा ना आप उनको हर हर बार फॉलो करेंगे, आपकी कोई प्लेस चेंज होगी, हो सकता है वो चेंज हो जाए, ठीक है, आपका वैल्यूज चेंज हो जाए, आपके अंदर आपके विश्वास जो है वो चेंज हो जाए, आपकी आस्था जो है वो चेंज हो जाए। तो इस वजह से जो चीज़ चेंजेबल होती है प्लेस टू प्लेस, उसको जो है प्रत्यक्षवाद नहीं मानता। प्रत्यक्षवाद किसको मानता है, प्रत्यक्षवाद मानता है वस्तुपरक, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता होनी चाहिए, तटस्थता होनी चाहिए। ये तीनों वर्ड आपको याद रखने हैं, वस्तुपरक, निष्पक्षता, तटस्थता, और ठीक है, बस ये तीनों चीज। वस्तुपरक मीन्स ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता मीन्स
जो कोई पक्ष ना हो किसी का, और तटस्थ मीन्स हम तटस्थ रहें, बिल्कुल हमें किसी एक की तरफ झुके हुए नहीं हैं, ठीक है। ये जितने भी वैल्यूज वाली बात मैंने आपको बोली, आप जानते हैं ये चेंज हो जाती हैं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करती हैं, लेकिन प्रत्यक्षवाद क्या कहता है कि ये चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए प्रत्यक्षवाद किसका अगेंस्ट है? आदर्शवाद के, क्योंकि आदर्शवाद किससे जुड़ा हुआ होता है? ह्यूमन वैल्यूज वगैरह इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए, प्रत्यक्षवाद ने ना कुछ अपने मतलब कुछ जजमेंट्स हैं प्रत्यक्षवाद की, ठीक है, जिसे प्रत्यक्षवाद मानता है। पहले क्या है? अनुभाविक अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव, जो कुछ हमारे सामने दृश्य जगत है से जुड़ा हुआ है। प्रत्यक्षवाद अनुभव एम्फेरिक्स को मानता है, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, जो अनुभव किया आपने उन फैक्ट के बेस पर, ठीक है, उनको मानता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मतलब आपने कुछ भी कह दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखिए आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा तो ये माना जाता है कि ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। एच के नीचे 2 लिखा हुआ है, मीन्स हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ तो क्या बनता है? H2O, ठीक है। H2O क्या होता है आपका? वाटर। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप, अगर जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स आपने मिलाए हैं और एक ऑक्सीजन का मिलाया तो क्या बनेगा? पानी ही बनेगा। इससे जूस नहीं बन सकता, कोई और केमिकल नहीं बन सकता, ठीक है। कोई और केमिकल बनने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको, या तो मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे या घटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना? H2O। वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर ये इक्वेशन सेम है तो बनेगा वाटर ही। तो ये वाली सिचुएशन कौन कहता है? ये कहता है आपका प्रत्यक्षवाद, कि उसने फैक्ट के बेस पर क्या अनुभव किया कि हम अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलाएं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलाएं तो क्या बनता है? पानी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट आपको क्लियर हुई? कौन सी पहली स्टेटमेंट? ये वाली देखिए, कि अनुभाविक अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव, जो आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि हाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलने पर वाटर बनेगा, तो आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया, इससे जुड़ा हुआ है प्रत्यक्षवाद आपका, ठीक है। यानी अनुभाविक विधि है, क्लियर। वह एकीकृत बनी वैज्ञानिक विधि है, जानते हैं आप, साइंटिफिक मेथड पे ही चलता है प्रत्यक्षवाद। वह अनुभवजन्य वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों से जुड़ा है। दोनों बातों को जोड़कर एक साथ कह दिया तीसरे पॉइंट में। वह नियामक, नीति संगत, नैतिकता से मुक्त स्वतंत्र प्रेक्षण है। आप जानते हैं नियामक, नीति संगत, उसकी कोई नीतियां नहीं होती, ठीक है। नैतिकता से मुक्त, उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं होती। नैतिकता मीन्स क्या होती है कि नहीं, एक काम करते हैं, अगर जो हमें वाटर नहीं बनाना है इस जगह पर, हम वाटर को कुछ और नाम दे देंगे, हम हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल हटा देते हैं और इसको वाटर नाम दे देंगे, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। ऐसा नहीं होता, साइंटिफिकली ऐसी चीज नहीं होती। साइंस देखिए, साइंस बॉडी को रिपेयर करती है एज अ डॉक्टर, ठीक है, लेकिन साइंस इस चीज़ को नहीं मानती कि हाँ मतलब गॉड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। साइंस ये मानती है ठीक है, एक लाइफ है, एक पावर है जो जिसने सबको कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन साइंस ऐसा नहीं मानती कि आप बीमार हैं तो भगवान की पूजा करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। साइंस कहेगी आपको ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा अगर आप बीमार हैं। तो इस वजह से क्या लिखा हुआ है, वह कोई नियम, नीति या नैतिकता नहीं मानती। बोलते हैं तो नैतिकता वाली बात है इंसान के अंदर, ठीक है, नहीं वो नहीं मानती। वो कहती है अगर जो दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा और साइंटिफिक टेस्ट करने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट पढ़िए, वह अपरिवर्तनीय शाश्वत वैज्ञानिक व्यवस्था है जिसमें वैज्ञानिक नियमों के विकास क्रम की एकीकृत बनी लोकव्यापी पद्धति शामिल है। कहने का मतलब क्या है क्लाइन में, कि वो वैज्ञानिक नियमों से संबंधित पद्धति होती है, ठीक है। कौन? प्रत्यक्षवाद। अब देखिए यहाँ पर आगे चलिए, इसमें अगर हम देखें, अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निषेधवादी दर्शन ना तो रचनात्मक था ना प्रयोगात्मक, वह भावना प्रधान था। निषेधवादी दर्शन कौन सा होता है? देखिए, टैबू एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, TABOO, टैबू। टैबू मतलब होता है निषेध करना किसी भी चीज को, और ये कहाँ होता है? ये ज्यादातर धर्मों में होता है। कहते हैं ना कि डार्क एज आई थी एक, जिसमें किसका बोलबाला था, ठीक है, कि जो बात ये कह दी गई, धर्म ने ये बात कही है कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है, तो वो चपटी ही मानी जा रही है। उसने निषेध कर दिया ये कहना कि पृथ्वी को कोई गोल नहीं का बोलेगा। तो प्रत्यक्षवादी इस चीज के अगेंस्ट थे। प्रत्यक्षवादी बोलते हैं आपके बोलने से क्या होता है, ये चीज टेस्ट हुई, फैक्ट्स कलेक्ट किए गए, किसी ने लेबोरेटरी टेस्ट किया कि हाँ पृथ्वी सच में चपटी है। तो जो निषेधवादी होते हैं, टैबू, जिसने जो बोल दिया वो वही होना है, इस सोच के अगेंस्ट था। कौन? प्रत्यक्षवाद, ठीक है। निषेधवादी दर्शन ना तो रचनात्मक है, आप जानते हैं क्रिएटिव है ही नहीं, और ना ही प्रैक्टिकली आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप रचनात्मक कार्य कर लेंगे जब कोई निषेधवादी दर्शन आपके ऊपर रहेगा तो, ठीक है। तो रचनात्मक नहीं होता और प्रैक्टिकल नहीं होता। कौन? निषेधवादी। क्यों? इसलिए तो कि निषेध कर दिया ना उसको, एक तरीके से कह दिया कि नहीं ऐसा ही है,
ठीक है, आप उसे प्रैक्टिकली करके दिखाइए टेस्ट, तो बात मान ली जाए आपकी। वह भावना प्रधान था जो काल्पनिक विकल्पों द्वारा वर्तमान प्रश्न को हल खोजने में डूबा था। कौन? निषेधवादी दर्शन जो है उसकी कमी बताई जा रही है कि एक तो वो रचनात्मक नहीं होता, उसे प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते, और ये फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है, जबकि साइंटिफिक टेस्ट में फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक टेस्ट में क्या है, चीज या तो हाँ है या तो ना है। अतः निषेधवाद के विरुद्ध प्रत्यक्षवाद एक प्रकार से खंडन मंडनी वाद विवाद से लैस हथियार सिद्ध हुआ। यानी इस निषेधवाद को, जिसमें ना तो रचनात्मक कार्य होते ना प्रयोगात्मक कार्य होते, ठीक है, और सिर्फ ह्यूमन फीलिंग्स की बात की जाती है, इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था कौन? प्रत्यक्षवाद। ठीक है, देखिए आगे लिखा भी हुआ है, पेन की निब को देखिए। प्रत्यक्षवाद का आंदोलन घिसे पिटे निषिद्ध कर्मों व धार्मिक प्रपंचों के विरुद्ध खड़ा हुआ, जिसमें आप साइंटिफिक टेस्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए प्रत्यक्षवाद सामाजिक संबंधों को वैज्ञानिक धरातल पर उतारने में विश्वास व्यक्त करता था। वह सामाजिक विज्ञान को भी प्राकृतिक विज्ञान की भांति शाश्वत नियमों में ढालने का पक्षपाती था। ये देखिए प्रत्यक्षवाद की सबसे बड़ी ड्रॉबैक वाली बात है। ड्रॉबैक वाली बात, कमी क्या है, पढ़िए। प्रत्यक्षवाद सामाजिक संबंधों को वैज्ञानिक धरातल पर उतारने में पक्ष में था, और जो सोशल साइंसेज को भी नेचुरल साइंस की भांति ही पढ़ाने के फेवर में था। कहने का मतलब क्या है, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस दो चीजें होती हैं। देखिए आपने दोनों वर्ड पढ़े होंगे इसमें, देखिए आप, एक होता है आपका सोशल साइंस, है ना, एक होता है आपका नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में क्या फर्क होता है? सोशल साइंस में क्या पढ़ते हो आप? पॉलिटी, ठीक है, सोशियोलॉजी, ठीक है, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब किसमें पढ़ते हो आप? सोशल साइंस में पढ़ते हो। नेचुरल साइंस में क्या पढ़ते हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये सब हम नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं। अब आप खुद बताइए मुझे, फिजिक्स की कोई थ्योरम है, कोई फॉर्मूला है, ये वो तो प्रॉपर प्रूव ही होगी, है ना, कि हाँ ऐसा है। केमिस्ट्री में कोई ना कोई केमिकल इक्वेशन होगी, वो प्रूव ही होगी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएं, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो वाटर बनता है। मैथ्स में आपने फॉर्मूला बता दिया क्या, कि पाई आर स्क्वायर अगर जो 3.14 वैल्यू है, तो पूरे अर्थ में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 3.14 ही आएगी। ठीक है, या 22/7, ये फैक्ट है बिल्कुल, है ना, इसको प्रूव मतलब सॉल्व कर दिया गया है। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, पॉलिटी में आप पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ते हैं, उनका कुछ है, आज क्या है कल को क्या बोल रही हैं। सोशियोलॉजी में मानव की एक बात कुछ है, दूसरी बात कुछ है। हिस्ट्री में पहले क्या हुआ, आज क्या वही हो रहा है, चेंज आ गया ना। तो दिक्कत की बात क्या है, प्रत्यक्षवाद, ये प्रत्यक्षवाद कहता है कि जो नेचुरल साइंसेज में हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, वही फॉर्मूला आप इन पर भी अप्लाई कीजिए। पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। तो ये प्रत्यक्षवाद की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है, कि वो नेचुरल साइंसेज के जो नियम थे उनको सोशल साइंसेज पर थोपना उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब काम्टे के अनुसार सामाजिक विकास 3 चरणों में घटित होता है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि अगस्त काम्टे जो थे पॉजिटिविज्म के, उनके अकॉर्डिंग जो सोशल डेवलपमेंट था वो किन 3 चरणों में होता है? पहला है थियोलॉजिकल, ठीक है, दूसरा है मेटाफिजिकल, और तीसरा है कैजुअल कनेक्शंस। इसको आप एक बार रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है, लेकिन आपको एक बार पता होना चाहिए कि उसमें उन्होंने क्या बात बोली है। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड कैजुअल कनेक्शंस। अब नीचे देखिए, प्रत्यक्षवादी सोच अधिनायकवादी शासनों डिक्टेरियल रिजिम्स के विकसित विरोध सोच के विरुद्ध था। कहने का मतलब क्या है, प्रत्यक्षवादी डिक्टोरियल रिजिम, डिक्टोरियल क्या होता है, जो हमने कह दिया वो वही होना चाहिए। ठीक है, जैसे राजा कह देता था कि मैंने ये बात कह दी कि इसको फांसी दो, चाहे उसकी गलती हो या ना हो, तो इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो प्रत्यक्षवादी इसके अगेंस्ट थे, डिक्टेटरशिप के। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि प्रत्यक्षवादी ये कहते थे कि आप जो बात बोल रहे हैं, आप उसे प्रूव कर दिखाइए ना, आप उसको टेस्ट कर दिखाइए, प्रॉपर फैक्ट हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनके थ्रू प्रूव कर दिखाइए। ठीक है, सन 1930 में वियना, वियना कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा मैं, ऑस्ट्रिया कह रहा हूँ, एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसमें उसकी कैपिटल है, उसमें आता है वियना। ठीक है, तो जो वियना है वो यूरोप में एक वियना सर्कल की स्थापना हुई थी, जो किससे रिलेटेड था? प्रत्यक्षवादियों से। आपसे पूछ सकते हैं कि वियना सर्कल इज एसोसिएटेड विद विच? इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिविस्ट। ठीक है, ये वैज्ञानिक उन सभी विचारों का विरोध करते थे जो अनुभव रूप से परीक्षण नहीं किए जा सकते। इट मीन जो फैक्ट के बेस पर एम्फेरिकली, अनुभविकता के रूप से परीक्षण नहीं किए जा सकते, उनके अगेंस्ट था कौन? वियना सर्कल। और वियना सर्कल कौन चला रहा था? पॉजिटिविस्ट। ठीक है, नाजीवादी सोच, नाजिज्म को प्रत्यक्षवादी, तर्क शून्य, पक्षपाती और हठ धर्मिता मानते थे। नाजिज्म कौन से थे? एडोल्फ हिटलर का नाम आपने सुना था ना, वो नाजी था, नाजीवाद। ठीक है,
तो उनके टाइम पर मतलब यानी अडोल्फ हिटलर का आपने नाम सुना होगा, नाजी जो जर्मनी में नाजी वाद था ना, उसके ऊपर बेस है। तो नाजीवाद सोच को प्रत्यक्षवादी तर्क शून्य, पक्षपाती और हठ धर्मिता वाले मानते थे। कहते थे कि जो नाजिज वाली सोच है ये इफेक्ट और की तो बात करता ही नहीं है, इसे तर्क शून्य है। पक्षपाती मीन्स सब्जेक्टिव है, कभी किसी के लिए कुछ कहता है, कभी किसी के लिए कुछ कहती है ये सोच। और हठ धर्मिता मीन्स अपनी ही बात पर अड़ी हुई है, इसके पास फैक्ट नहीं है, इसके पास कोई प्रॉपर ऐसा जवाब नहीं है जिससे हम लोग इसकी बात को मान सकें। किनकी? नाजीवाद की। इट मीन्स दैट अधिनायकवादी, डिक्टोरियलशिप और नाजीवाद के अगेंस्ट था प्रत्यक्षवाद। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें। यहाँ से देखिए, मानव भूगोल में किए गए प्रत्यक्षवादी सोच पर आधारित कार्यों की मार्क्सवादियों और यथार्थवादियों ने आलोचना की। अब प्रत्यक्षवादियों के अगेंस्ट कौन हुए हैं? पहले तो मैंने आपको पढ़ाया, एक बार और देखिए, यहाँ लिखा है ना नीचे की तरफ, ये देखिए, प्रत्यक्षवादी दर्शन एक प्रकार से आदर्शवाद का विरोधी है। तो आदर्शवाद भी किसका विरोधी हुआ? प्रत्यक्षवाद का हुआ। ठीक है, और दूसरा आपने क्या पढ़ा है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो कि प्रत्यक्षवादी अगेंस्ट कौन थे? मार्क्सवादी और यथार्थवादी। मार्क्सवादी और यथार्थवादियों ने इसकी आलोचना की थी प्रत्यक्षवाद की, क्योंकि ये ह्यूमन वैल्यूज को और ह्यूमन की प्रॉब्लम्स पर बात ही नहीं करता था तो ऐसे कहता था कि मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाओ, मॉडल्स यूज करो और उसे साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो देखिए ये बात वैसे गलत ही है एक तरीके से, क्योंकि आप किसी की वैल्यूज को, किसी के इमोशंस को आप मैथमेटिकली या फॉर्मूला के बेस पर कैसे प्रूव कर सकते हो? आगे ना वही वाली बात कि सोशल साइंसेज पर कैसे अप्लाई कर सकते हो आप नेचुरल साइंस को? नेचुरल साइंस में तो फैक्ट चलते हैं, उसमें तो फॉर्मूलाज चलते हैं, लेकिन क्या सोशल साइंस में फॉर्मूला चलते हैं? सोशियोलॉजी में कोई फॉर्मूला है समाज को नापने के लिए? समाज में लोगों को मापने के लिए कोई फॉर्मूला है? नहीं है ना, मिक्सअप है सब कुछ। इसीलिए प्रत्यक्षवाद की आलोचना की जाती है। तो प्रत्यक्षवाद की आलोचना में कौन थे? मार्क्सवादी और यथार्थवादी। ठीक है, मानवतावादियों ने भी प्रत्यक्षवादी सोच की आलोचना की। मानवतावादी क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मानव की बात कर रहे हैं। जो ह्यूमनिस्टिक कहते हैं ना, ह्यूमनिस्टिक है, थोड़ा सा मानवतावादी आदमी है जो मानव की वैल्यूज पर बात करता है। तो उन्होंने भी प्रत्यक्षवाद की आलोचना की, क्योंकि उसने मानव के जो मूल्य थे और आदर्श थे उनको कोई स्थान ही नहीं दिया। मानव के जो मूल्य वैल्यूज हैं और कितना आदर्शवादी है, इस चीज से प्रत्यक्षवादी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्षवादी को किस चीज से लेना देना है? फैक्ट्स पर, डेटा पर, प्रैक्टिकली प्रूव करने पर। ठीक है, तो ये बात है। सामाजिक वैज्ञानिकों में एकता का विकास संभव नहीं हो सका। प्रत्येक विषय, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल आदि अपने अपने अलग सोच से अभिगम है। देखिए, आप जानते हैं सोशियोलॉजी हुआ, साइकोलॉजी हुआ, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, सबकी अलग अलग सोच होती है। ज्योग्राफर्स की अलग अलग सोच रही है, सबने अलग अलग टेस्ट किए हैं। ठीक है, जिनके आधार पर वस्तु और दृश्य जगत, ठीक है, कोई भी दृश्य जगत जो है जिसे आप देखते हैं, ठीक है, उसमें स्टडी करते हैं। तो प्रत्यक्षवाद की ये कमी बताई जाती है कि प्रत्यक्षवाद इन सामाजिक नियमों को तो मानता ही नहीं है, सामाजिक विज्ञान के जो विषय है इनको वैल्यू ही नहीं देता। ठीक है, प्रत्यक्षवाद अपनी जगह सही है, लेकिन ये बात गलत है ना कि आप मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पर, सोशियोलॉजी पर आप कैसे कोई फॉर्मूला लगा लेंगे? तो इसलिए प्रत्यक्षवाद यहाँ पे अगेंस्ट हो जाता, प्रत्यक्षवाद के सब अगेंस्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति एक जैसी नहीं है। आप जानते हैं एक जैसे नहीं है दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स। वे प्रायोगिक दृष्टि से समान नहीं है, उन्हें प्रैक्टिकली आप एक दूसरे के इक्वल नहीं कह सकते। साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स में, लेकिन क्या इसमें क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिकल होता है? कि आप ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप किसी पार्टी को समझ पाएंगे, आप ऐसे प्रैक्टिकल करेंगे तो आप सोसाइटी को समझ पाएंगे। हो सकता है उस सोसाइटी का जो आप स्टडी कर रहे हो बिल्कुल अलग हो। साउथ इंडिया में अलग सोसाइटी मिलती है बिल्कुल ही, नॉर्थ इंडिया में अलग सोसाइटी मिलती है। लेकिन क्या नॉर्थ इंडिया में जो आप फिजिक्स में लैब टेस्ट कर रहे हैं वो साउथ इंडिया में जाके चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो इस वजह से प्रत्यक्षवादी का अगेंस्ट है। ठीक है, और प्रत्यक्षवादी क्यों अगेंस्ट हैं सामाजिक विज्ञान के? क्योंकि प्रत्यक्षवादियों की नज़र में सामाजिक विज्ञान में आप लेबोरेटरी टेस्ट नहीं कर सकते, वो साइंटिफिक नहीं होते, उसमें एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में इसीलिए। तो सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का केंद्र मानव है। सबसे बड़ी बात क्या है? सामाजिक विज्ञान किसको मानते हैं? मानव को मान के चलते हैं, जिसमें वस्तु मानकर, जिसे वस्तु मानकर, वस्तु मीन्स एज अ एक यूनिट मान करके पदार्थवत आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी निजी सोच व बुद्धि कौशल है। कहने का मतलब क्या है कि सामाजिक विज्ञान का बेसिकली क्या रूल होता है? सामाजिक विज्ञान ये चाहता है कि हम स्टडी करें तो मानव को साइड में रख के ना करें, और अगर जो हमें मानव की स्टडी करनी है तो उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, नेचुरल साइंसेज के जो नियम है वो ना लगाएं। हम सोशल वैल्यूज लेकर चलें। मानव की स्टडी करनी है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक मानव की स्टडी करनी है, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है,
हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिससे ये पता चल सके कि ये कितना सामाजिक है, ये कितना सोशल है, कितना कल्चरल है। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बना किसी इंसान के लिए। तो ये वाली बात होती है। तो सामाजिक विज्ञान बेसिकली किस पे स्टडी करता है? ह्यूमन के ऊपर करता है। ठीक है, उसे वस्तु मानकर, ठीक है, नहीं कर उसे वस्तुतः वस्तु मानकर नहीं करता, बल्कि उसे निजी सोच बुद्धि, उसकी पर्सनल क्या सोच है, उसकी पर्सनल स्किल्स क्या हैं, उसका कैसा माइंडसेट है, वो कैसा है समाज में, उसकी स्टडी करता है। लेकिन प्रत्यक्षवाद क्या करता है? सिर्फ फॉर्मूला, फैक्ट और साइंटिफिकली बात करता है। तो इसीलिए मानवतावादी भी इसके अगेंस्ट हुए, ठीक है, प्रत्यक्षवाद के। तो कौन कौन अगेंस्ट हुए वो आपको याद रखना है। मानवतावादी हुए, मार्क्सवादी हुए, यथार्थवादी जो आइडियलिस्ट थे वो उसके अगेंस्ट हुए, ठीक है। और जितने मतलब वैसे लोग थे, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रत्यक्षवाद और में क्या है। प्रत्यक्षवाद ना एक तरीके से साइंटिफिक बात करता है। फिर चाहे आप उसके सामने मान लीजिए एक प्रत्यक्षवादी बैठा है आपके सामने, ठीक है, तो आप उससे ये नहीं कह सकते कि जरा मुझे बता दो कि जो प्यार होता है उसको मापा जा सकता है क्या? वो प्रत्यक्षवादी की नज़र में हाँ मापा जा सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से मापा जा सकता है? वैसे ही आपके सामने कोई प्रत्यक्षवादी बैठा है, आप उससे कह दो कि ठीक है, आप प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं ना, तो ठीक है, आप मुझे बताइए कि ह्यूमन वैल्यूज या इमोशंस को, कोई रो रहा है उसके आंसुओं को, किसी की फीलिंग्स को आप माप सकते हैं? किसी के मन में क्या विचार चल रहा है आप माप सकते हैं? नहीं माप सकते, है ना। आप क्या माप सकते हैं? कोई इक्वेशन हुई, कोई लेबोरेटरी टेस्ट हुआ। तो वो वाला बस आप एक तरह समझ जाइए कि प्रत्यक्षवाद अब है क्या। वो टोटली साइंटिफिक है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, और उसके क्या क्या स्टेटमेंट हैं, और आपने अब तक क्या प्रत्यक्षवाद में फ्रंट पेज की जो ये वाली लाइन है, ये देखिए, ये जो है ना पूरी, ये प्रत्यक्षवाद की ही विशेषताओं के ऊपर बेसिकली है। तो आपको ये अच्छे से पढ़नी है। तो आपका ये प्रत्यक्षवाद वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बस आप इसको शॉर्ट में एक बार रीड कर लीजिएगा, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके।